हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडियम एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका शीर्षक होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, जैसा कि अपने आप में नाम ही भारतीय दर्शन की पहचान बनाने में सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है, और जिसके नाम से हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, उस दर्शन का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और उससे संबंधित, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एजुकेशन से दे रहे हों, या फिर आप एमए एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों, या एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, या फिर टीजीटी चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों एजुकेशन से, आपको हर एक एग्ज़ाम में, जितना हमने नाम लिया, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये जो दर्शन है, ये भारतीय दर्शन की नींव कही जाती है। एक तरीके से हम ये कहें कि भारतीय दर्शन को हम सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं। यानी सांख्य जो भारतीय दर्शन है, 6 अलग अलग दर्शन है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन है वो आपका सांख्य दर्शन है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है और सांख्य दर्शन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहले सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। सबसे प्राचीनतम शाखा है, सबसे पुरानी शाखा। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शक के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। ठीक है, अनिश्वरवादी, यह जो दर्शन है, यह एक नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनिश्वरवादी दर्शन या नास्तिक दर्शन है, तो ऑप्शन में रहेगा सांख्य दर्शन, तो आपको टिक करना है सांख्य दर्शन। ओके, यह प्रकृति व पुरुष 2 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें जो है 2 अलग अलग तत्व होते हैं, 2 ही तत्वों की बात की गई है इसमें। कौन कौन से हैं? एक पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ें तो इसे जो है हम द्वैत दर्शन के रूप में भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? द्वैत दर्शन के रूप में। ठीक है, ये अनेकात्मवादी दर्शन है। यह जो है अनेकात्मवादी दर्शन है। इसमें कोई एक तत्व की बात नहीं की गई है, इसमें 2 तत्वों की बात की गई है। तो क्वेश्चन देखिए हर एक पॉइंट से बनता है कि सबसे प्राचीनतम शाखा दर्शन की, भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन को किस दर्शन के रूप में जाना जाता है? अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी, अनेकात्म ईश्वरवादी। तो किस नाम से जाना जाता है? अनिश्वरवादी के नाम से जाना जाता है। नास्तिक दर्शन किसको कहा जाता है? तो नास्तिक दर्शन जो है सांख्य दर्शन को कहा जाता है। इसमें कितने तत्वों की बात की गई है? सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की बात की गई है? तो सांख्य दर्शन में 2 तत्वों की बात की गई है। वो दोनों तत्व कौन कौन से हैं? एक जो है आपका पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। ठीक है, इसे जो है द्वैत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, या द्वैत दर्शन भी इसे कहा जाता है। इसे अनेकात्मवादी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके तत्व मीमांसा को हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसकी तत्व मीमांसा? यह सृष्टि तत्व मीमांसा के अंतर्गत यह इसमें सांख्य दर्शन में यह कहा गया है कि यह जो सृष्टि है वह 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर के बनी है। वो तत्व हैं पुरुष और प्रकृति। यानी पुरुष और प्रकृति का जो योग होगा वही सृष्टि होगी। ठीक है, इसके बाद प्रकृति में 23 विकृतियों की बात की गई है। 23 जो है प्रकृति में 23 विकृतियों की बात की गई है। और पूरे जो तत्वों की संख्या है सांख्य दर्शन में, पूरे जो तत्वों की संख्या है वो है 25। ठीक है, सांख्य का अर्थ है विवेक, ज्ञान। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, विवेक है, ज्ञान है, पुरुष के भेद का ज्ञान। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सांख्य का अर्थ है। ठीक, इसके अनुसार यह प्रकृति सत, रज, तम, इन 3 गुणों का समुच्चय। इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, अगर आप देखें यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है बीएचयू एमएड एंट्रेंस में भी आया हुआ है कि
प्रकृति में कौन 3 गुण समाहित रहते हैं, या प्रकृति किन 3 गुणों के समुच्चय से निर्मित हुई है? तो कौन से 3 गुण हैं? सत, रज और तम। ठीक है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति को हम किस रूप में जानते हैं? प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। ठीक है, प्रकृति केवल जड़ है, चेतन पुरुष है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। जड़ में चेतन के बिना व चेतन में जड़ के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती है। यानी जब तक हमारी जो है प्रकृति पुरुष दोनों एक साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई भी परिणाम आने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, देखिए इस दर्शन को समझने के लिए आपको बहुत ही ब्रॉड स्टडी करनी है और आपको इस समय बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना, आपको सिर्फ उन चीज़ों को देखना है। और हम इसीलिए इसके जिस्ट को लेकर के आए हैं कि आपको बहुत सारे, आप अगर सांख्य दर्शन का चैप्टर उठा करके देखेंगे तो इतना बड़ा है और एक बार में आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि एक जगह संग्रहित ज्ञान आपको मिल रहा है। एक वीडियो देखने से आपका पूरा सांख्य दर्शन तैयार हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और 100% इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन, चाहे आप यूजीसी नेट दीजिए, चाहे एमए एजुकेशन का एंट्रेंस दीजिए, या फिर आप एमएड एंट्रेंस दीजिए, या पीजीटी एजुकेशन से दीजिए, एक भी क्वेश्चन सांख्य दर्शन का इसके बाहर का नहीं आएगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सांख्य दर्शन ने प्रकृति व पुरुष के बीच 23 अन्य तत्वों की खोज की है और इस प्रकार इनके अनुसार तत्वों की कुल संख्या कितनी हो गई? देखिए 2 तत्वों की बात सबसे पहले की गई है। इसमें 2 तत्व हैं, एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। तो प्रकृति के कितने भाग हैं, यानी प्रकृति में कितनी विकृतियां हैं? 23 विकृतियां हैं। अगर 23 प्रकृति हो गई और 2 प्रकृति विकृति हो गई, या फिर हम पुरुष को देख लें तो आपका टोटल 25 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्या क्या विकृतियां होंगी और कैसे ये 25 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, सांख्य दर्शन ने प्रकृति व पुरुष के बीच 23 अन्य तत्वों की खोज की है और इस प्रकार इनके अनुसार तत्वों की संख्या कुल कितनी है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 25 है। 2 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। जिसमें जो 25 तत्व हैं उनमें एक जो है प्रकृति है, एक प्रकृति है, 16 विकृतियां हैं और 7 जो है प्रकृति विकृति है और एक जो है ना प्रकृति है ना विकृति है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 16 1 17, 17 3 20, 4 24, 1 25, 25 हमारे तत्व पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 25 तत्व कौन कौन से हैं? अगर ये संख्या पूछी जाए तो प्रकृति 1 है, विकृति 16 है, प्रकृति विकृति 7 है, न प्रकृति न विकृति 1 है। ठीक है, चलिए ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान के 2 भाग हैं। ये सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें ज्ञान के 2 भागों की बात की गई है। एक पदार्थ जन्य ज्ञान, जिसको हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, इनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। पदार्थ जन्य ज्ञान, जिनका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। दूसरा विवेक जन्य ज्ञान। विवेक जन्य ज्ञान, विवेक जन्य ज्ञान की क्या होता है? प्रकृति पुरुष में के भेद का ज्ञान, प्रकृति और पुरुष में दोनों के भेद का ज्ञान जो है विवेक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं। हम लोग आगे देखें तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं या 3 विधियों का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांख्य दर्शन में किया जाता है। कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मूल्य मीमांसा क्या है इसकी। मूल्य मीमांसा सांख्य दर्शन का आरंभ दुख त्रय, सांख्य दर्शन का आरंभ ही जो होता है दुख त्रय से हुआ है, जिसमें दुख तीनों दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। ठीक है, किस और भावमिकता को स्वीकृति से होता है। यानी जो है आपका मूल्य मीमांसा में सांख्य दर्शन का आरंभ जो है दुख त्रय से, यानी 3 प्रकार के दुखों से होता है सांख्य दर्शन का
की उत्पत्ति। कौन कौन से हैं वो दुख? आपके आध्यात्मिक दुख की बात की गई है, आदि भौतिक दुख की बात की गई है और आदि दैविक दुख की बात की गई है। ठीक है। भौमिकता, इसके अनुसार जो सांख्य दर्शन के अनुसार दुख से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य, सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ये क्वेश्चन BHU M.Ed में आया हुआ है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है। बहुत सारे दर्शन जो भारतीय दर्शन हैं, जैसे जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है, बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है, और आपका योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हर एक दर्शन का अंतिम लक्ष्य पूछा गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होगी? छात्र, इसमें छात्र किस प्रकार के होंगे? देखिए, शिक्षा के लिए छात्र तथा बाल विकास, छात्र किस प्रकार के होंगे और उनका विकास कैसे किया जाएगा, उसकी बात भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख योगदान सृष्टि विकास का सिद्धांत है। सृष्टि विकास का सिद्धांत है। जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति व पुरुष के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में, बालक में, अध्यापक में यही दो सत्ताएं विद्यमान हैं। कौन कौन सी? प्रकृति और पुरुष। इन प्रत्येक मनुष्य अपने आप में सृष्टि है और सृष्टि विकास की सभी स्थितियों से अपने जीवन काल से गुजरता है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान आपको कहाँ पर देना था? आपको जहाँ जहाँ ध्यान देना था वहाँ पे हमने आपको इंडिकेट किया है। चलिए आगे देखते हैं। हॉल एंड कल्चर इपिक थ्योरी भी यही कहती है, यानी इनके अनुसार जो है, जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो एक जो है थियरी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस थियरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। हॉल्स एंड कल्चर इपोक थ्योरी ये कहता है कि माता के गर्भ में 3 माह तक इंद्रियों व कर्मेंद्रियों से का विकास नहीं होता है। मन का विकास गर्भावस्था में नहीं होता है। मन अभौतिक तत्व न होकर 10 इंद्रियों के समान एक अतीन्द्रिय है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इस सिद्धांत में भी कहा गया है। ठीक है, और इसके सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? माता के गर्भ में 3 माह तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत रहिए। लेकिन हाँ, एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिए कि मन अभौतिक तत्व न होकर 10 इंद्रियों के समान एक अति इंद्रिय की बात की गई। इसमें मन को क्या माना गया है? अति इंद्रिय माना गया है, जो कि 10 इंद्रियों के समान है। एक इंद्रिय यानी मन जो है, आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी पर भारी है, जिसका नाम दिया गया है अति इंद्रिय। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? परमार्थिक एवं लौकिक होगा। परमार्थिक उद्देश्य में क्या होगा? मुक्ति प्राप्त करना होगा और त्रिदुख से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। मुक्ति प्राप्त करना होगा मतलब किससे मुक्ति? आपको त्रिदुख से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट जो भारतीय दर्शन है उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़, हर एक पहलू समझ में आया होगा और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ये देखने के बाद आप नोट बना लीजिए। नोट बना करके आप फिर अगर ज़रूरत पड़े तो किताब उठाइए, अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप केवल इसका की नोट बना करके अपने पास रख लीजिए। इतने में से ही क्वेश्चंस आएंगे और वो 100% इतने में से ही आने वाले हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।